प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 190। अब खून की नदियां बहेंगी। पहले विश्वनाथ सिंह को छोड़ो, तब मैं विक्रम को आजाद करूंगा, भीष्म ओबरॉय ने मांग की। मुझे पहले विक्रम को दिखाओ, वरना कोई बात नहीं। रणवीर रायचंद का रुख अटल था। ये हमारी धरती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मांग करने की? उस मध्य आयु के आदमी ने फिर टोका। हर अक्षर में घमंड झलक रहा था, मानो वो आर्यावर्त के असली वारिस का सबसे करीबी हो। रणवीर रायचंद ने कुछ नहीं कहा, बस हमला कर दिया। धप! एक भारी आवाज विश्वनाथ सिंह की दूसरी बांह रणवीर के एक ही वार में कुचल दी गई। आह! विश्वनाथ सिंह ने दर्द से सिर पीछे पटका। घाटी स्वामी, मुझे बचाओ! वो दहशत से चीखा। गुप्त घाटी के हर सदस्य ने रणवीर को गुस्से से घूरा। बहुत बेशर्म! अपनी ही घाटी में सबके सामने विश्वनाथ सिंह की बांह कुचलना, ये सीधा तमाचा था। रणवीर, विक्रम अभी हमारे हाथ में है, तुम्हें उसकी मौत चाहिए। भीष्म ओबरॉय गरजा। तुमने मेरे भाई को उस हालत में तड़पाया, मैंने तो सिर्फ विश्वनाथ सिंह की एक बांह बेकार की, ये तो कुछ भी नहीं, रणवीर ने ठंडे लहजे में कहा। भीष्म ओबरॉय का चेहरा काला पड़ गया। विक्रम को लाओ, उसने हुक्म दिया। कुछ पल बाद विक्रम को घसीटते हुए लाया गया। अब वो खुद चल भी नहीं सकता था। हाथ पैर सारे अंग कुचले हुए, शरीर लहूलुहान, पूरे बदन पर घाव, खून से तर। कुछ जख्मों से अभी भी ताज़ा लहू बह रहा था। सांसें चल रही थीं। ये खुद एक चमत्कार था। पैलेस लॉर्ड। विक्रम की आंखें रणवीर को देखते ही चमक उठीं। विक्रम! रणवीर का दिल सिकुड़ गया। सुबह के वीडियो से भी बदतर हालत, उसके बाद भी और यातनाएं दी गई थीं। हरामी! असीम हत्या का जज्बा फूट पड़ा। बिना कुछ कहे वो विक्रम की ओर लपका। हुश हुश हुश! पल भर में कई साए उसके रास्ते में आ गए। तुमने विक्रम को देख लिया, विश्वनाथ सिंह को छोड़ो, भीष्म ओबरॉय बोला। हम एक साथ आदान प्रदान करेंगे, रणवीर ने मांग की। कोई गुंजाइश नहीं, पहले विश्वनाथ सिंह को छोड़ो। भीष्म ओबरॉय अड़ा रहा। तो फिर कोई बात नहीं। रणवीर से ज्वालामुखी जैसी आभा फूट पड़ी, सबको झकझोर कर रख दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! उसके सामने खड़े 7-8 आदमी उड़ गए, मुंह से खून उगलते हुए। विक्रम की जान लटक रही थी, देर करने की गुंजाइश नहीं थी। यहां तक कि एक साथ आदान प्रदान भी खून खराबे में खत्म होता। बेहतर था अभी हमला करो, बातें छोड़ो। भीष्म ओबरॉय और बाकी सब अचानक हुए इस विस्फोट से स्तब्ध रह गए। रणवीर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुरंत रुक जाओ और विश्वनाथ सिंह को छोड़ो। भीष्म ओबरॉय चीखा। तुम खुद को क्या समझते हो जो मुझे हुक्म दोगे? रणवीर ने ठठाकर हंसा, हथेली में शक्ति उमड़ आई। धड़ाम! एक विस्फोटक गर्जना के साथ विश्वनाथ सिंह का पूरा शरीर खून के कोहरे में बदल गया। उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी ही धरती पर रणवीर के हाथों मारा जाएगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये आदान प्रदान सफल होगा। विश्वनाथ सिंह को यहाँ लाया ही इसलिए था कि तुम सबके सामने उसका खात्मा करूं। रणवीर ने घोषणा की और वो विक्रम के पास पहुंच चुका था। बेशर्म! भीष्म ओबरॉय का चेहरा विकृत हो गया। विश्वनाथ सिंह को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना था, सार्वजनिक फांसी नहीं, ये तो सीधा उसके मुंह पर तमाचा था। विश्वनाथ सिंह को खून के कोहरे में बदलते देख भीष्म ओबरॉय गरजा, मास्टर प्रेत, कृपया उसे मेरे हवाले करो। मास्टर प्रेत ने जवाब दिया। रणवीर की ओर छलांग लगा दी। उसकी रफ्तार चरम पर थी। पल भर में वो रणवीर के सामने था। धड़ाम! एक हथेली रणवीर के सिर पर पड़ी। हवा खुद कांप उठी। शून्य स्तर का प्रवाह ही उलट गया उस वार से। तो सच में शक्ति देव स्तर है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल न डरा और मुक्का चला दिया। धड़ाक!
टक्कर से शून्य स्तर तक हिल गया। मास्टर प्रेत का शरीर कांपा, हथेली पीछे खींची और लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। उसने नीचे देखा, हथेली का जाल फट गया था, खून रिस रहा था। एक ही बार में रणवीर ने उसे घायल कर दिया, वो भी तब जब रणवीर का ध्यान विक्रम पर था और ये पीठ पर हमला था। रणवीर का शक्ति देव स्तर मुझसे कितना ऊपर है, मास्टर प्रेत अविश्वास से सोच रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था। धड़ाम। तब तक रणवीर विक्रम के सामने एक भूखे शेर की तरह खड़ा था, कोई रोक नहीं सकता था। उसने लोहे की जंजीर पकड़ी, उंगलियां तलवार की तरह तेज। खनक, वो मोटी जंजीर टूट गई, विक्रम आजाद। लेकिन विक्रम खड़ा नहीं हो सका, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही रणवीर उसे उठाने लगा, एक ठंडी चमक सीटी मारती हुई आई। पैलेस लॉर्ड, सावधान, वो घुमावदार ब्लेड इस्तेमाल करता है, इसी से मैं हारा, विक्रम ने कर्कश स्वर में चीखा। रणवीर की आंखें चमकी, बिना सोचे हथेली चला दी। नंगे हाथ से मेरे प्रेत ब्लेड को रोक रहा है, वो हाथ अलविदा कह दो। मास्टर प्रेत ने ठठाकर हंसा। धप, एक भारी आवाज गूंजी। मास्टर प्रेत स्तब्ध रह गया। रणवीर की हथेली पर खरोंच तक नहीं, रक्षात्मक आभा की एक परत ने प्रेत ब्लेड को रोक लिया था। प्राण शक्ति को रक्षात्मक आभा में बदलकर ठोस बना दिया। मास्टर प्रेत चौंक कर बोला। अब उसे समझ आया कि रणवीर उससे क्यों आगे है। जहां वो अभी भी प्राण शक्ति पर निर्भर था, रणवीर ने उसे ऊंचे स्तर पर लगभग ठोस रूप में ढाल लिया था। रणवीर के शरीर में प्राण शक्ति की घनत्व उसकी तुलना में धूल थी। तो तूने ही विक्रम को पकड़ा था, रणवीर ने कहा। आभा फूट पड़ी और प्रेत ब्लेड छीन लिया। खनक खनक, प्रेत ब्लेड धूल में बदलकर हवा में बिखर गया। मेरा प्रेत ब्लेड, मास्टर प्रेत चीखा। धड़ाम, रणवीर की हथेली फिर चली। एक ड्रैगन जैसी शक्ति की लहर मास्टर प्रेत की ओर बढ़ी। उसने जल्दी से प्राण शक्ति से बचाव किया, लेकिन उसकी घनी शक्ति रणवीर के सामने कुछ भी नहीं थी। वो तुरंत चूर चूर हो गई। धड़ाक, मास्टर प्रेत उड़ गया, बुरी तरह घायल, मुंह से खून उगलता हुआ। हिस, भीष्म ओबरॉय स्तब्ध खड़ा था, सीने में ठंडक दौड़ गई। मास्टर प्रेत की ताकत के साथ भी रणवीर को नहीं रोक सके। रणवीर इतना भयानक कैसे हो सकता है? हमला करो, सब हमला करो, भीष्म ओबरॉय ने तुरंत हुक्म दिया। सब मौजूद लोग रणवीर पर टूट पड़े। रणवीर ने जमीन से एक लोहे की जंजीर उठाई और विक्रम को अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। आओ न, आज अकेला ही मैं तुम्हारी पूरी गुप्त घाटी को नेस्तनाबूद कर दूंगा। उसकी गर्जना बिजली की तरह गूंजी, घाटी में गूंजती रही। उसके भीतर प्राण शक्ति की नदी जैसी धारा उमड़ी, एक अजय बेमिसाल आभा छोड़ती हुई। धड़ाम, उसने मुक्का चलाया जैसे कोई उल्का गिर रही हो। पफ पफ पफ, पहले 7-8 युद्ध कलाकार खून के कोहरे में बदल गए, अनगुलते हुए। निरपेक्ष शक्ति के सामने ये तथाकथित अंतरशक्ति विशेषज्ञ कीड़े थे, पल में कुचल दिए गए। मारो उसे, कत्ल करो। जो रणवीर को मार डालेगा, जब मैं आर्यावर्त पर कब्जा कर लूंगा तो उसे साम्राज्य का महासेनापति बनाऊंगा। भीष्म ओबरॉय चीखा। 100 से ज्यादा युद्ध कलाकार पागलों की तरह रणवीर पर टूट पड़े। आज इस घाटी को खून से नहला दूंगा। रणवीर की आंखों में युद्ध का जुनून जल रहा था। कल से दबी हुई क्रोध की आग अब पूरी तरह भड़कने वाली थी। अध्याय 191, तलवार हाथ में हो तो कोई रोक नहीं सकता। पफ पफ पफ, रणवीर रायचंद कत्ल के युद्ध देवता बन चुका था। हर वार में कई जाने ले रहा था, खून आसमान में छिटक रहा था। एक बार बरसक मोड में आ गया तो रणवीर को कोई रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि 3 महान निषिद्ध क्षेत्रों के मुखिया भी आते तो शायद दबा नहीं पाते। फिर ये युद्ध कलाकार जो शक्ति देव स्तर तक भी नहीं पहुंचे थे। रणवीर खाली मैदान से गुजर रहा था, लाशें उसके सामने गिर रही थीं। वो भाग नहीं रहा था, सबको खत्म कर रहा था। जैसा उसने कहा था, गुप्त घाटी को समतल कर दो। पल भर में 100 आदमियों में से ज्यादातर मर चुके थे। भीष्म ओबरॉय और मास्टर प्रेत दोनों भयभीत थे। रणवीर की ताकत ने उन्हें पूरी तरह स्तब्ध कर दिया था, पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा। रणवीर, जितना ज्यादा मारोगे, अंत में उतनी ही बुरी मौत मरोगे। ठंडी चीख उस मध्य आयु के आदमी की थी जिसने पहले रणवीर को डांटा था। अभी भी अंधे थे, धमकी दे रहा था। तुमसे ज्यादा बुरी। रणवीर ने उसे विषधर की तरह घूरा। वो आदमी कांप उठा। स्विश, पल भर में रणवीर उसके सामने था, भयंकर हथेली गिराते हुए। तुम्हारी हिम्मत, तुम जानते भी हो मैं कौन हूं, उस आदमी ने गुस्से में चीखा। धड़ाक, जवाब सिर्फ एक क्रूर हथेली थी। वहां खून का कोहरा फूट पड़ा, पूरा शव भी नहीं बचा। रणवीर को उसकी हैसियत से कोई मतलब नहीं। गुप्त घाटी में शामिल हुआ तो देशद्रोही, बस मौत के लायक। भीष्म ओबरॉय की पुतलियां सिकुड़ गईं, एक और पुराना योद्धा गया। गुप्त घाटी में सिर्फ ताकतवरों को भर्ती किया जाता था, कम से कम शहर के स्वामी स्तर तो मूल सदस्य हमेशा कम थे। फिर भी रणवीर उन्हें काटता जा रहा था। भीष्म ओबरॉय का दिल दुख से भर गया। मास्टर प्रेत, अपनी सेना को अभी बुलाओ, उसने कहा। सब सुन लो, यहाँ दौड़ो और रणवीर को मारो। मास्टर प्रेत ने निर्णायक चीख दी। हालत गंभीर हो चुकी थी। अगर छिपी सेना अभी नहीं आई तो ये लड़ाई हार जाएगी। गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़,
हुक्म की आवाज के साथ चारों तरफ से बिजली जैसे शोर गूंजे। हवा चीरते हुए साए उड़ रहे थे, प्राण शक्ति की लकीरें पीछे छूट रही थीं। ये वो लोग थे जिन्हें वो लाया था। पहले से लड़ रहे लोगों के अलावा बाकी 400 से ज्यादा अब आ गए, सब अंतर्शक्ति स्तर से ऊपर। रणवीर ने ठंडी नजर दौड़ाई, हत्या का जज्बा चुभता हुआ। 400 से ज्यादा अंतर्शक्ति से ऊपर के युद्ध कलाकार कई रक्त चंद्र के बराबर। रक्त भूमि से निकलने के बाद ये सबसे बड़ी सेना थी जिसे उसने देखा था, लेकिन ये सबसे मजबूत नहीं कही जा सकती। देवलोक का वो काल सबसे भयानक था। शक्ति देव स्तर से पहले सब कीड़े थे, फिर भी वो काल जयपुर प्रांत से जिंदा नहीं निकल सका। ये अंतर्शक्ति युद्ध कलाकार कैसे बच सकते थे? रिप! रणवीर ने लोहे की जंजीरें कसी, विक्रम को पीठ पर मजबूती से बांध लिया। चारों तरफ उमड़ते सायों को देखकर उसने एक पैर जमीन पर दे मारा। धड़ाम! प्राण शक्ति भूकंप की तरह फूट पड़ी। खनक खनक! धरती फट गई। एक बेमिसाल आभा गरजी। हमला करने वाली पहली लहर पीछे उछली, खून उगलते हुए पहुंचने से पहले ही। तलवार आओ! तूफानी हवाओं के बीच रणवीर सफेद वस्त्रों में ड्रैगन की तरह गरजा। उसके शरीर से ठंडी चमक फूटी, एक लंबी तलवार आसमान में उड़ी जैसे कोई दिव्य ड्रैगन अपनी मुहर तोड़कर 9वें आसमान की ओर जा रहा हो। पल भर में चमक फैल गई। ये थी वृकोदर तलवार। वृकोदर सेना के 1 लाख भाइयों की याद में बनाई गई। छिपी तलवार, मुझे पता ही नहीं चला। मास्टर प्रेत की नजर तीखी हो गई। उसका प्रेत ब्लेड भी छिपा था, लेकिन बहुत छोटा। रणवीर ने पूरी लंबी तलवार छिपाई थी, बहुत चालाकी से। इसी तलवार से मैंने 10 राज्य गठबंधन की 10 लाख सेना को काटा था, वृकोदर सेना का बदला लिया और आर्यावर्त की शांति बचाई थी। आज फिर इसी से तुम देशद्रोहियों को काटूंगा। इतना कहकर वो उछला और हवा में वृकोदर तलवार छीन ली। एक बार से आसमान कट गया। ठंडी रोशनी धरती और आकाश को रोशन कर गई। तलवार की धार लहरों की तरह उमड़ी, पूरी गुप्त घाटी में फैल गई। अनगिनत लोग आंखें बंद कर लिए। उस धार की चमक देखी नहीं जा रही थी। धड़ाम! कट! तलवार गिरी। पफ पफ पफ! दर्जन भर अंतर्शक्ति विशेषज्ञ मौके पर मर गए। खून शून्य स्तर में छिटका। यहां तक कि शक्ति राजा स्तर का मास्टर भी नहीं रोक सका, 2 टुकड़े हो गया। आंखें चौड़ी रह गईं। पहली बार उसे लगा कि शक्ति राजा स्तर की साधना कितनी नाजुक हो सकती है। भीष्म ओबरॉय और मास्टर प्रेत दोनों की पलकें जोर से फड़कीं। बहुत मजबूत। तलवार हाथ में आते ही रणवीर की युद्ध शक्ति एक और स्तर पर पहुंच गई। और ये तब जब पीठ पर विक्रम बंधा था। उसकी असली ताकत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रणवीर को मारना ही होगा। ये मास्टर प्रेत और भीष्म ओबरॉय का एक साथ का ख्याल था। किसी भी कीमत पर आज उसे मारना होगा, वरना मरने वाले वो खुद होंगे। जो रणवीर को मार डालेगा उसे उपसंप्रदाय प्रमुख बना दूंगा। मास्टर प्रेत चीखा। इतना सुनते ही सब पागल कुत्तों की तरह टूट पड़े, उसे नीचे लाने को बेताब। उपसंप्रदाय प्रमुख! रणवीर की आंखें सिकुड़ी। साफ था कि ये नकाबपोश गुप्त घाटी के नहीं थे। इनसे निपटकर मास्टर प्रेत से अच्छी तरह पूछताछ करनी होगी। पागलपन भरे हमले का सामना करते हुए रणवीर ने कुछ नहीं कहा। वृकोदर तलवार थामे वो क्रूर कत्ल में लग गया। तलवार हाथ में हो तो कोई मारने की हिम्मत नहीं करता और कोई रोक भी नहीं सकता। अंतर्शक्ति के धुरंधर, दुनिया की नजर में चोटी के योद्धा उसके लिए कीड़े थे। पफ पफ पफ! जहां तलवार गई वहां कुछ नहीं बचा। जहां पैर पड़े वहां कोई रोक नहीं सका। रणवीर भीड़ को चीरता जा रहा था। तलवार की रोशनी घूम रही थी। खून का कोहरा छा रहा था। पूरी गुप्त घाटी नरक बन चुकी थी। ये कोई शानदार लड़ाई नहीं थी, ये एक तरफा खूनी नरसंहार था। भीड़ में मौजूद शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ भी कोई प्रतिरोध नहीं कर सके। उनका हश्र भी वही था। मौत! पागल हमला रणवीर के वारों से टूट गया। हौसला पल में चूर चूर हो गया। योद्धाओं के लिए हार पहाड़ खिसकने जैसी होती है। जब दिल हार मान ले तो लड़ाई कैसे चले। 10 मिनट बाद 400 से ज्यादा में से सिर्फ दर्जन भर बचे, सब शक्ति राजा स्तर के युद्ध कलाकार। फिर भी 10 से ज्यादा शक्ति राजा स्तर के पहले ही मर चुके थे। अब और इंतजार नहीं कर सकते, वक्त खत्म हो गया। मास्टर प्रेत की आंखों में चालाक चमक आए। वो आगे बढ़ा, पल भर में रणवीर के करीब पहुंच गया। हड्डी गलाने वाली यिन मुट्ठी! उसने गर्जना की, हथेली चला दी। अपनी औकात से बाहर। रणवीर ने भी हथेली से सामना किया। धड़ाक! बिजली जैसी आवाज। मास्टर प्रेत पीछे उछला। रणवीर पीछा करने वाला था कि उसका शरीर कांपा। आंखों में हैरानी। चरम यिन शक्ति! उसके भीतर भयंकर चरम यिन शक्ति अंगों को खा रही थी। जलन हर तरफ फैल रही थी। अध्याय 192 आर्यावर्त प्रथम आदेश। हा, रणवीर, तुम मेरी हड्डी गलाने वाली यिन मुट्ठी लग चुकी है। भयंकर चरम यिन शक्ति तुम्हारे शरीर में घुस चुकी है। जल्दी ही तुम जमीन पर लकवाग्रस्त पड़े रहोगे। तब मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। मास्टर प्रेत विजयी हंसी हंसा। अब तक इंतजार करने की वजह यही थी कि रणवीर की शारीरिक शक्ति सबसे कम हो, तब एक बार में काम तमाम कर दे। ये मास्टर प्रेत कितना चालाक है। भीष्म ओबरॉय बोला। उसका चेहरा भी उत्साह से चमक रहा था।
रणवीर, हमने इतने लोग बलिदान किए, आखिरकार तुम्हें गिरा ही लिया। जब तुम्हारी लड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी, देखना मैं तुम्हें कैसे तड़पाता हूँ। भीष्म ओबरॉय के मुंह पर दुष्ट मुस्कान खेल गई। कैसा कमांडर, रुद्रधाम का स्वामी, आखिरकार उनके हाथ में नहीं आया। तुम सब नीच लोग, विक्रम गुस्से से बोला। चाहे उसके साथ हो या स्वामी के साथ, नीच तरीके ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नीच हो तो क्या, आखिर में जो जिंदा बचता है वही जीतता है। तुम्हें मारने के बाद हम रुद्रधाम को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भीष्म ओबरॉय का लहजा उत्साह से भरा था। दुनिया की नंबर 1 ताकत आखिरकार उसके हाथों नष्ट होगी, सोचकर ही रोमांच हो रहा था। तुम जल्दी खुश हो रहे हो, रणवीर ने अचानक कहा। मेरी हड्डी गलाने वाली ये मुट्ठी बहुत शक्तिशाली विधि से आई है। लग चुकी है तो पलटना मत सोचो, मास्टर प्रेत ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा है, रणवीर ने ठठाकर हंसा और तुरंत घाटी गुप्त कला चला दी। एक भयंकर शक्ति शरीर में प्रकट हुई, चरमयीन शक्ति को पल में निगल गई। संजीवनी विद्या में महारत हासिल करने के लिए घाटी गुप्त कला की साधना जरूरी है। संयोग से घाटी गुप्त कला की एक खासियत यही है कि वो हर तरह की जटिल शक्तियों को निगल सकती है, चाहे चरमयीन शक्ति हो या चरमयांग शक्ति, कोई नहीं बचता। पल भर में रणवीर का शरीर सामान्य हो गया। ये कैसे संभव है? मास्टर प्रेत स्तब्ध रह गया। हड्डी गलाने वाली यिन मुट्ठी रणवीर पर बेकार गई। चरमयीन शक्ति उसके शरीर से गायब हो गई, जैसे किसी राक्षस ने निगल ली हो। तुम कौन सी साधना कर रहे हो? तुम जानने लायक नहीं, रणवीर की आवाज गिरी और उसने वृकोदर तलवार उठाकर वार किया। मास्टर प्रेत का दिल ठंडा पड़ गया। चरमयीन शक्ति शरीर में डालने के लिए उसने सीधा वार खाया था और पहले से घायल था। इस तलवार का मुकाबला करना मुश्किल था। स्विश, उसने अपनी विधि से पहली ही पल में बचाव किया। इतनी शक्तिशाली तलवार का सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अगर बच गए तो मैं आगे से तलवार नहीं चलाऊंगा, रणवीर ने घमंड से कहा। रिकोदर तलवार बिजली की रफ्तार से शून्य स्तर को चीरती हुई पुच्छी। खून की एक धार अचानक उछली और मास्टर प्रेत का शरीर शून्य स्तर से जमीन पर गिर पड़ा। मारो, रणवीर ने फिर वार किया, सीधे मास्टर प्रेत पर। जल्दी उसे रोक, मास्टर प्रेत गरजा। बचे 10-15 शक्ति राजा स्तर के मास्टर जोर से प्रतिक्रिया दी और रणवीर की ओर दौड़े। रास्ते से हटो, रणवीर गरजा और एक बेमिसाल आभा फूट पड़ी। दबंग, धड़ धड़ धड़। 10-15 शक्ति राजा स्तर के मास्टर्स के चेहरे बदल गए, जैसे देवता और राक्षस दबा रहे हों, और पल में उड़ गए। पुच्छी, पल भर में वृकोदर तलवार मास्टर प्रेत पर गिरी, लेकिन मार नहीं डाला, बल्कि दोनों हाथ काट डाले, जो जमीन पर एक साथ गिरे, खून छिटकता हुआ। अभी तेरी कुत्ते जैसी जान बख्श रहा हूं, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसे अभी कुछ पूछना था। तुरंत उसकी नजर बचे 10-15 शक्ति राजा स्तर के मास्टर्स पर गई और तलवार झपट्टा मारा। चीला, लंबी तलवार तेज और अटल। 10-15 शक्ति राजा स्तर के मास्टर तुरंत हाँफने लगे। पहले से घायल थे और अब प्रतिरोध की ताकत नहीं थी। पू पू पू, तलवार की एक क्षैतिज झपट से 10-15 शक्ति राजा स्तर के मास्टर्स के सिर उड़ गए, सब मर गए। गणन, भीष्म ओबरॉय का दिल जोर से कांपा। वो इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मास्टर प्रेत ने 500 मजबूत आदमी लाए थे, सब अंतर शक्ति स्तर से ऊपर, जिनमें 20 शक्ति राजा स्तर के मास्टर थे। नतीजा, सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा में सब खत्म। आखिरी 10-15 शक्ति राजा स्तर के मास्टर एक तलवार से सिर कट गए। उसने 100 से ज्यादा साल जिए, अनगिनत घटनाएं देखी, लेकिन ऐसा भयानक दृश्य पहली बार देखा। उसने खुद भी दर्जनों युद्ध कलाकार बलिदान किए। ये गुप्त घाटी की पूरी युद्ध कला की नींव थी। सबसे भयानक ये कि मास्टर प्रेत खुद उतरा, लेकिन रणवीर ने उसके हाथ काट डाले और वो अब जमीन पर चीख रहा था। भयानक, बहुत भयानक। भीष्म ओबरॉय के मन में अचानक पछतावे की लहर दौड़ी। शायद उसे रणवीर से नहीं उलझना चाहिए था, विक्रम को पकड़ना ही नहीं चाहिए था। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब तेरी बारी, अचानक एक ठंडी आवाज आई। भीष्म ओबरॉय ने ऊपर देखा तो रणवीर ठंडी आंखों से उसे घूर रहा था और वो तुरंत डर गया। रणवीर, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी रुक जाओ, वरना मुझे मजबूर करोगे तो तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। तुमने राइली के साथ मिलकर आर्यावर्त के खिलाफ साजिश रची, रक्तचंद्र से गठजोड़ किया, रुद्रधाम के खिलाफ हो और मेरे सबसे अच्छे भाई को पकड़कर इस हालत में तड़पाया। इनमें से कोई एक भी काफी है कि तुम 1000 बार मरने लायक हो। अब रुकने को कह रहे हो, मजाक कर रहे हो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। रिकोदर तलवार थामे धीरे धीरे बढ़ा। आज तुझे मारकर मैं पूरी गुप्त घाटी को समतल कर दूंगा, ये तूने खुद मांगा। भीष्म ओबरॉय की आंखें अचानक क्रूर हो गईं और उसने एक टोकन निकाला। कांस्य का बना ड्रैगन और फीनिक्स नाच रहे थे, रहस्यमय और असाधारण। आर्यावर्त प्रथम आदेश हाथ में है। मैं दुनिया की निषिद्ध सेना को हुक्म देता हूं कि 1000 मील तक धावा बोलो, कोई विरोध करने की हिम्मत न करे। पल भर में गुप्त घाटी से एक रहस्यमय हुक्म निकला और 1000 मील तक फैल गया। अचानक काले बादल छा गए, बिजली गरजी, हवा हुंकारने लगी।
स्वर्ग और धरती के बीच एक अशुभ आभा पागलों की तरह फैल गई। आर्यावर्त प्रथम आदेश। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं, समझ नहीं आया ये क्या है, लेकिन उस टोकन से महान गरिमा महसूस हो रही थी और स्वर्ग धरती तक इसका रंग बदल गया। साधारण नहीं है भीष्म ओबरॉय, बल्कि पूरी गुप्त घाटी का आखिरी दांव यही हो सकता है। इस पल फोन बजा। रणवीर ने तुरंत उठाया। धाम स्वामी, बुरा हुआ। चारों तरफ से कवच पहने अनगिनत सैनिक गुप्त घाटी की ओर इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे अचानक प्रकट हो गए। करण का लहजा बहुत हैरान था, जैसे कभी ऐसा दृश्य न देखा हो। रणवीर का पहला ख्याल था कि सैटेलाइट जांच में गड़बड़ी है। भीष्म ओबरॉय ने 100 मील के दायरे में बड़ी सेना पाली थी। जानकारी लीक न हो इसलिए हर तरह के इंतजाम किए थे। 100 मील का निषिद्ध क्षेत्र बनाने और आने जाने वालों पर सख्त निगरानी की वजह शायद सिर्फ रुद्र सेना की जांच नहीं, बल्कि इन बड़ी सेनाओं की हरकतें छिपाना भी था। कुल कितने लोग हैं? रणवीर ने पूछा। संख्या पता नहीं, सब अलग अलग चल रहे हैं। आभा बहुत गरिमा में, जैसे प्राचीन काल से आए हों। बहुत भयानक, करण ने गंभीर स्वर में कहा। रुद्रधाम के ड्रैगन किंग के मुंह से भयानक शब्द सुनकर समझ आया कि करण ने कितना चौंकाने वाला दृश्य देखा था। मैंने छाया संप्रदाय के लोगों को गुप्त कार्रवाई के लिए भेजा था। क्या उन्हें भी कुछ अजीब नहीं लगा? रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। अभी सोच ही रहा था कि अचानक धरती कांप उठी। अगले ही पल धड़ाम 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 भारी आवाजें बिजली की गर्जना जैसी दूर से लगातार आ रही थीं। करीब आती जा रही थीं, जैसे हजारों घोड़े दौड़ रहे हों। कान के पर्दे हिल रहे थे। कुछ मिनट बाद एक भयानक दृश्य प्रकट हुआ। अध्याय 193। 1 लाख राजकीय रक्षक। काले बादलों की छत्रछाया में दूर क्षितिज पर काली आकृतियों की कतारें दिखीं, चींटियों की सेना की तरह चुपचाप गुप्त घाटी की ओर बढ़ रही थीं। ये लोग आगे बढ़ रहे थे। एक मजबूत दबाव लगातार करीब आ रहा था, जैसे तूफान आने वाला हो। भीष्म ओबरॉय उत्साह से देख रहा था, कांस्य टोकन को मजबूती से थामे। एक पल में वो सारी काली आकृतियां गुप्त घाटी पहुंच गईं। सबने काले कवच पहने थे, जैसे रहस्यमय लोहे से बने हों। कमर पर युद्ध तलवारें सलीके से लटकी थीं। चेहरों पर ठंडक और क्रूरता, हत्या की आभा छिटक रही थी। जैसा करण ने कहा, ये लोग सच में प्राचीन काल से आए लग रहे थे। उन्हें देखते ही अंत नहीं दिख रहा था। रणवीर ने गुप्त अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से 80,000 से ज्यादा थे। हा, भीष्म ओबरॉय अचानक पागलों की तरह हंसा। अब छिपाने की जरूरत नहीं थी। बड़ी सेना आ चुकी है, डर किस बात का? रणवीर, देख रहे हो, ये है 1 लाख राजकीय रक्षक, आर्यावर्त प्रथम आदेश से बुलाए गए। एक आवाज पर 1 लाख राजकीय रक्षक हाजिर। ये गुप्त घाटी का सबसे मजबूत दांव है। देखते हैं अब तुम यहाँ से कैसे निकलते हो। सच में 1 लाख लोग? रणवीर की नजर अचानक तीखी हो गई। उसके अनुमान से 20,000 ज्यादा। पूरे 1 लाख सैनिक, कई साम्राज्यों की कुल सैन्य शक्ति से ज्यादा। एक टोकन से 1 लाख सेना बुलाने की ताकत सच में भयानक। तेरे हाथ में आर्यावर्त प्रथम आदेश क्या है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। अब दिखा ही दिया है तो बताने में हर्ज नहीं। उस समय मेरे ओबरॉय राज परिवार के पतन के बाद सौभाग्य से आर्यावर्त राजवंश के दयालु सम्राट ने हमें छोड़ा, बड़ी नींव बचा दी। मेरे ओबरॉय वंश के पुरखे ने गुप्त रूप से राजकीय रक्षकों का एक दल भर्ती किया और छिपे स्थान पर रखा। सिर्फ एक आदेश पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसी आदेश से 1 लाख राजकीय रक्षकों पर तुरंत हुक्म चल सकता है। ये मूल रूप से आर्यावर्त पर कब्जा करने के लिए था, लेकिन तुमसे मुलाकात नहीं सोची थी। आर्यावर्त प्रथम आदेश पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। 1 लाख राजकीय रक्षकों को पहली बार हुक्म दिया जा रहा है, सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। रणवीर, मरोगे भी तो गर्व कर सकते हो। भीष्म ओबरॉय ने दृढ़ स्वर में कहा। पहले की घबराहट गायब, चेहरा घमंड से भर गया। आर्यावर्त आदेश हाथ में है तो जैसे कोई भी रुकावट दूर करने वाली तेज तलवार हाथ में हो। देखो 1 लाख राजकीय रक्षकों को गुप्त घाटी के सामने एक समान खड़े। कौन विरोध कर सकता है? दशकों से गुप्त रखे गए, कई पीढ़ियां गुजर गईं, फिर भी शुरुआती जोश और अंदाज बरकरार। कवच पहने, कमर पर युद्ध तलवारें, बस खड़े रहने से ही बाघों जैसी दहशत वाली आभा। तो ऐसा है। रणवीर को सब समझ आ गया। लगता है साम्राज्य को भीष्म ओबरॉय और गुप्त घाटी के बारे में बहुत कम पता था। वे सिर्फ रणनीतिकार भर्ती नहीं कर रहे थे, अदृश्य रूप से आर्यावर्त पर कब्जा करने की मूर्खतापूर्ण कोशिश नहीं, बल्कि गुप्त रूप से 1 लाख राजकीय रक्षक भी पाल रहे थे। और ये पुरखों से चला आ रहा था। यानी ओबरॉय वंश ने समर्पण के दिन से ही विद्रोह की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। कितनी जहरीली महत्वाकांक्षा। अगर भीष्म ओबरॉय को कुछ और साल और छिपने दिया जाता, अपनी ताकत बढ़ाने दिया जाता, तो सिर्फ इन युद्ध कला विशेषज्ञों और 1 लाख राजकीय रक्षकों के दम पर आर्यावर्त को घातक चोट पहुंचा सकता था। रणवीर, 1 लाख राजकीय रक्षक तेरे सामने हैं। मैं हुक्म देता हूं कि घुटने टेक और मेरे सामने समर्पण कर। भीष्म ओबरॉय चीखा। उसकी आभा इंद्रधनुष की तरह चमकी। खुद को सम्राट समझ रहे हो? 1 लाख राजकीय रक्षक क्या चीज हैं? रुद्रधाम की 10 लाख सेना के सामने कीड़े हैं। रणवीर ने घृणा से कहा।
लेकिन तेरी रुद्र सेना अभी नहीं आई। घमंड करने का हक क्या है? भीष्म ओबरॉय गर्जा। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि जरूरत नहीं थी। मैं अकेला भी तुम्हें नेस्तनाबूद कर सकता हूँ। रणवीर ने वृकोदर तलवार थामी। 1,00,000 राजकीय रक्षकों के सामने भी वो निडर था। धाम स्वामी, कृपया मुझे नीचे उतार दो, विक्रम ने अचानक कहा। उसे पीठ पर ढोना सिर्फ बोझ है। उसे विश्वास था कि अगर स्वामी बिना बोझ के होते तो 1,00,000 राजकीय रक्षकों को खत्म न भी कर पाते तो कोई मार नहीं सकता था। रुद्रधाम में शामिल होने का मतलब भय जैसे होना है। किसी भी खतरे में साथी को कभी नहीं छोड़ते। 1,00,000 राजकीय रक्षक क्या हैं? तलवारों का पहाड़ और आग का समुद्र भी होता तो मैं तुम्हें नहीं उतारता, रणवीर ने उदासीन स्वर में कहा। विक्रम का दिल जोर से कांपा, नाक अचानक चुप गई, आवाज रुंध गई। धाम स्वामी, मैं पहले से अपाहिज हूँ। जिंदा रहा भी तो रुद्रधाम के लिए बेकार हूँ। मेरे लिए खुद को खतरे में मत डालो। बकवास बंद करो, मेरे रहते मैं जरूर तुम्हें ठीक कर दूंगा। रणवीर ने इतना कहकर नजर भीष्म ओबरॉय पर जमा दी। 1,00,000 राजकीय रक्षकों से निपटने से पहले पहले तुझे मारता हूँ। भीष्म ओबरॉय तुरंत घबरा गया और जोर से चीखा, 1,00,000 राजकीय रक्षक, मेरे हुक्म सुनो। जल्दी रणवीर को मारो। लेकिन उसकी आवाज गिरते ही 1,00,000 सैनिक बुत की तरह खड़े रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। भीष्म ओबरॉय की आंखें हैरान हो गईं। उसने आर्यावर्त आदेश ऊंचा उठाया, मेरे हाथ में आर्यावर्त कमान है। अभी हुक्म देता हूँ, जल्दी रणवीर को मारो। बिजली जैसी गर्जना गूंजी, लेकिन 1,00,000 राजकीय रक्षक अभी भी नहीं हिले, जैसे आत्मा खो चुके हों। दृश्य अचानक बहुत अजीब हो गया। रणवीर भी हैरान था और भीष्म ओबरॉय की ओर दौड़ता उसका शरीर रुक गया। खड़े क्या हो, हमला करो, बहरा हो गया है क्या? भीष्म ओबरॉय ने गालियां दी। गड़गड़। अचानक 1,00,000 राजकीय रक्षक हिले। फूह। भीष्म ओबरॉय ने राहत की सांस ली, लेकिन खुश होने से पहले वो स्तब्ध रह गया। 1,00,000 राजकीय रक्षक रणवीर को मारने नहीं, बल्कि दायां पैर आगे बढ़ाकर एक घुटने पर झुक गए। सबने एक साथ गर्जना की, रुद्रधाम के स्वामी को नमस्कार। आवाज विशाल थी, आसमान हिला दिया, और भीष्म ओबरॉय को तो और ज्यादा हिला दिया। वो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसने गलत नहीं देखा न। 1,00,000 राजकीय रक्षक एक साथ झुक रहे थे, एक स्वर में चीख रहे थे, रुद्रधाम के स्वामी को नमस्कार। वे रणवीर को सलाम कर रहे थे। असंभव। भीष्म ओबरॉय ने जल्दी सिर हिलाया। आर्यावर्त आदेश मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। जिसे झुकना चाहिए वो मैं हूँ। भीष्म ओबरॉय की गर्जना के सामने 1,00,000 राजकीय रक्षक बेजान रहे। आंखों की जोड़ियां भीष्म ओबरॉय की ओर देखी तक नहीं, पूरी श्रद्धा से रणवीर पर टिकी थीं। तुम क्या कर रहे हो? ये आर्यावर्त आदेश है, पहचानते नहीं हो? तुम्हारे पुरखों को मेरे ओबरॉय वंश ने पाला था। पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे ओबरॉय वंश का हुक्म मानना है, वरना बिना क्षमा के फांसी। भीष्म ओबरॉय पूरी तरह पागल हो गया, गुस्से में चीख रहा था। जवाब में उसे 1,00,000 राजकीय रक्षकों की एक समान चुप्पी मिली। रणवीर भी कुछ हैरान था। 1,00,000 राजकीय रक्षकों को ओबरॉय वंश ने आर्यावर्त पर कब्जा करने के लिए पाला था, फिर अचानक उसे सलाम क्यों कर रहे हैं? ठीक इसी पल 1,00,000 राजकीय रक्षकों में से दर्जनों लोग बाहर निकले। वे अलग अलग रंग के कपड़े पहने थे और ठंडक छिटक रही थी। ये लोग प्रकट होने के बाद गुप्त घाटी की ओर चले। सबसे आगे 3 लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और सब औरतें थीं। उन्हें देखते ही रणवीर के होठों पर मुस्कान फैल गई। पल भर में उसे सब समझ आ गया। तुम लोग कौन हो? भीष्म ओबरॉय ने 3 औरतों और उनके पीछे दर्जनों लोगों को घूर कर पूछा। 1,00,000 राजकीय रक्षकों में औरतें नहीं होनी चाहिए। ये लोग कहाँ से आए? इन लोगों ने भीष्म ओबरॉय की ओर देखा तक नहीं। गुप्त घाटी पहुंचते ही स्विश स्विश स्विश, सबने एक घुटने पर झुककर हाथ जोड़े। हंसा। चांदनी, हिमानी, संप्रदाय स्वामी को नमस्कार। अध्याय 194। छाया संप्रदाय के सदस्य आए, राजकीय रक्षक समर्पण करते हैं। ये 3 छाया संप्रदाय की हैं, 4 महान छायाओं में से 3। उनके स्वभाव अलग हैं, लेकिन सबकी खूबसूरती मोहक है। लेकिन छाया संप्रदाय में शामिल होने का खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं। हर एक की अपनी खास ताकत और भयंकर शक्ति है। संप्रदाय स्वामी को नमस्कार। 3 महान छायाओं के पीछे दर्जनों लोग भी इस समय एक स्वर में चीखे, चेहरों पर श्रद्धा भरी थी। उठो, रणवीर ने कहा। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो 1,00,000 राजकीय रक्षकों की प्रतिक्रिया छाया संप्रदाय के सदस्यों से जुड़ी है। संप्रदाय स्वामी। भीष्म ओबरॉय की आंखों में हैरानी झलकी। तुम रुद्रधाम के लोग नहीं हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास सिर्फ रुद्रधाम ही ताकत है? रणवीर ने ठठाकर हंसा। दुनिया सिर्फ रुद्रधाम की शान जानती है, लेकिन नहीं जानती कि उसके हाथ में एक और दांव है। छाया संप्रदाय जिस दिन से स्थापित हुआ, गुप्त अस्तित्व रहा है। बाहरी लोग न सिर्फ इसके बारे में नहीं जानते, बल्कि छाया संप्रदाय के सदस्यों की ताकत भी नहीं जानते। रुद्रधाम के अलावा तुम्हारे पास और ताकतें हैं। भीष्म ओबरॉय हैरान था। उसे लगा था कि रुद्र सेना से बचाव करके रणवीर को अकेला यहाँ फंसाकर आराम से मार सकता है।
नतीजा, रणवीर को मारना तो दूर, उसने बैकअप प्लान भी रखा था। तेरे पास 1 लाख राजकीय रक्षक हैं, मुझे और ताकतें क्यों नहीं हो सकती? रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। अच्छा, नहीं सोचा था तुम इतने गहरे छिपे हो, लेकिन तुम सिर्फ इतने कम लोग लाए हो, 1 लाख राजकीय रक्षकों के लिए कत्ल के लायक भी नहीं। आज तुम सब मरोगे। भीष्म ओबरॉय गुस्से में चीखा। तुम भूल रहे हो कि ये 1 लाख राजकीय रक्षक अब तेरे हुक्म नहीं मान रहे। रणवीर ने कहा, तुम कहो तो नहीं मानेंगे। मेरे हाथ में आर्यावर्त प्रथम आदेश है, उन्हें मेरे हुक्म मानना ही होगा। भीष्म ओबरॉय जिद्दी बना रहा। संप्रदाय स्वामी को रिपोर्ट, जब 1 लाख राजकीय रक्षक रवाना हुए, हमने पहली ही जी हुई पर सारे सेनापतियों को मार डाला। 1 लाख राजकीय रक्षक अब गलत रास्ते से लौट चुके हैं और आपके हुक्म मान रहे हैं। हंसा ने जल्दी रिपोर्ट दी। बहुत अच्छा किया। रणवीर ने सिर हिलाया। छाया संप्रदाय के लोग प्रकट होने के बाद उसे ये नतीजा अनुमान था। बात ये नहीं कि छाया संप्रदाय को इन राजकीय रक्षकों का पता नहीं चला, बल्कि पहले ही मौके पर सेनापतियों को मार डाला। छाया संप्रदाय की ताकत के सामने 1 लाख राजकीय रक्षक समर्पण कर दिए। अब 100 साल हो गए। शुरुआती राजकीय रक्षक कोई नहीं बचा। बीच में कई पीढ़ियां बदल गईं। मौजूदा राजकीय रक्षक सिर्फ साधारण लोग हैं। मौत से डरते नहीं तो क्या? पिछले पल तक आत्मविश्वास से भरा भीष्म ओबरॉय हंसा की बात सुनकर पूरी तरह ढह गया। सारे सेनापति मारे गए, 1 लाख राजकीय रक्षक समर्पण कर दिए। ये नतीजा बिजली गिरने जैसा था। भीष्म ओबरॉय का दिमाग गूंज गया। असंभव, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम इतने कम लोगों से 1 लाख राजकीय रक्षकों को कैसे समर्पण करवा सकते हो? मुझे विश्वास नहीं। भीष्म ओबरॉय पागलों की तरह बोला, हाथ में टोकन जोर से हिलाता हुआ। साफ देख लो, ये आर्यावर्त प्रथम आदेश है। इसे देखना सम्राट को देखने जैसा है। जल्दी कार्रवाई करो और मुझे रणवीर को मारने में मदद करो। 1 लाख राजकीय रक्षकों से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने आगे बढ़कर ठंडे स्वर में चीखा, बस एक टूटा टोकन है। इसने हमारी पीढ़ियों को बांध रखा था। तुम्हारा ओबरॉय राजवंश कब का खत्म हो चुका। हकीकत को स्वीकार करो। रणवीर रुद्रधाम के स्वामी हैं, असंख्य लोगों के दिलों में नायक और रक्षक। तुम्हारी क्या औकात की उनका मुकाबला करो। आज से हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। धड़ाम, भीष्म ओबरॉय के कदम लड़खड़ाए, वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसका सबसे बड़ा सहारा 1 लाख राजकीय रक्षक थे, लेकिन 1 लाख राजकीय रक्षक विद्रोह कर गए। स्वीकार करना मुश्किल था। सुन लिया ना, 1 लाख राजकीय रक्षक सब गलत रास्ते से लौट चुके हैं। तेरी साजिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी। अब मैं तुम्हें नरक भेजता हूँ। रणवीर ने उदासीन स्वर में कहा, फिर विक्रम को नीचे उतारा और छाया संप्रदाय के लोगों को उसकी देखभाल सौंपी। वृकोदर तलवार थामे वो भीष्म ओबरॉय की ओर बढ़ा। नहीं, मुझे मत मारो। भीष्म ओबरॉय पूरी तरह घबरा गया, चेहरा डर से भरा, रणवीर का सामना करते हुए। तेरे हर काम के लिए तुम 1000 बार मरने लायक हो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। भीष्म ओबरॉय का चेहरा डूब गया। रणवीर, मुझे मारोगे तो खुद भी मौत से नहीं बचोगे। कोई मेरे लिए बदला लेगा। कौन? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। तुम्हें जानने का हक नहीं। अगर भविष्य में बहुत बुरी मौत नहीं मरना चाहते तो मुझे छोड़ दो। भीष्म ओबरॉय ने धमकी दी। मौत सामने है फिर भी धमकी दे रहा है। नहीं बताओगे तो रास्ते पर चल पड़ो। रणवीर बहुत क्रूर था। तलवार चला दी। तलवार की धार पागलों की तरह झपटी। नहीं। भीष्म ओबरॉय की आंखें डर से फैल गईं। रणवीर ने जरा भी नहीं हिचकिचाया। वृकोदर तलवार बेमिसाल ताकत से गुजरी। पुच्छी टिल्ड, एक भारी आवाज के साथ भीष्म ओबरॉय की गर्दन पर खून की लकीर दिखी। चेतना खत्म होने से पहले रणवीर ने फिर हमला किया। श्वा श्वा श्वा, पल भर में दर्जनों बार तलवार चलाई। जब तक रुका, भीष्म ओबरॉय का शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। मौत से भी ज्यादा मौत। राइली से मिलकर रक्तचंद्र के साथ रुद्रधाम से दुश्मनी और विक्रम को इस हालत में तड़पाना, उसे 8 टुकड़े न करते तो दिल का गुस्सा नहीं शांत होता। भीष्म ओबरॉय को बेतरतीब तलवारों से काटते देख मास्टर प्रेत का दिल ठंडा पड़ गया। गुप्त घाटी का नियंत्रक, ओबरॉय वंश का वंशज ऐसे मर गया। सदी भर की साजिश एक सुबह में चूर चूर। दूसरा नंबर तेरा है। रणवीर ने मास्टर प्रेत की ओर देखा। मास्टर प्रेत तुरंत डर गया। भीष्म ओबरॉय की मौत देखकर दिल में भयंकर डर था। जो कुछ पूछना चाहो बताऊंगा, कृपया मुझे मत मारो। कितना डरपोक। रणवीर की आंखों में तिरस्कार की चमक आई। दूसरे का सक्रिय समर्पण उसे बहुत परेशानी से बचा रहा था। बता, तुम किस ताकत से हो? ये मास्टर प्रेत हिचकिचाया। नहीं बताओगे तो मरोगे, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। बताता हूँ। मास्टर प्रेत की आवाज अचानक तन गई। हम तमस संप्रदाय से हैं। तमस संप्रदाय? रणवीर ने भौहें चढ़ाई। ये ताकत उसने कभी नहीं सुनी। गुप्त घाटी से तुम्हारा क्या रिश्ता? सहयोग का रिश्ता। हमारा तमस संप्रदाय युद्ध कला पर फोकस करता है और गुप्त घाटी रणनीति पर। मास्टर प्रेत ने समझाया। रणनीति काफी पूरी थी। रणवीर ने मन में ठठाकर हंसा, फिर पूछा, तमस संप्रदाय का मुख्यालय कहाँ है?
मास्टर प्रेत का दिल धड़का। रणवीर का सवाल सिर्फ एक मकसद से था, तमस संप्रदाय के मुख्यालय पर हमला। लेकिन उसे दिल में समझ था, लेकिन बोलना तो पड़ेगा वरना तुरंत मौत। मध्य प्रांत में। फिर उसने सारे विस्तृत पते बताए। उम्मीद है झूठ नहीं बोला, रास्ते पर चल पड़। रणवीर ने इतना कहकर वृकोदर तलवार उठाए। मैंने सब बता दिया जो पूछा, फिर भी मारना चाहते हो? मास्टर प्रेत हैरानी से चीखा। मैंने कभी नहीं कहा कि छोड़ दूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। रणवीर, तुम पहले ही भीष्म ओबरॉय को मार चुके हो, मुझे भी मारोगे तो कोई तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। मास्टर प्रेत ने क्रूर स्वर में गर्जा। भीष्म ओबरॉय ने भी यही कहा था और अब तू कह रहा है? क्या तुम्हारे पीछे भी कोई और बड़ी ताकत है? रणवीर ने तीखे स्वर में पूछा। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस जान लो कि मुझे नहीं मार सकते। मास्टर प्रेत ने धमकी दी। क्या मुझे तेरी धमकी से डर लगेगा? रणवीर ने तिरस्कार से मुस्कुराया। अगर सच में कोई बड़ी ताकत है भी तो सामने आए तो देखूंगा, सबको एक समान नेस्तनाबूद कर दूंगा। और तू मेरे भाई को चोट पहुंचाई है तो मौत तय है, नरक जा। रणवीर ने बड़े हाथ से जोर लगाया। ची! वृकोदर तलवार तुरंत नीचे गिरी। अध्याय 195, सबको तहस नहस कर दो, फिर आर्यावर्त की शांति की रखवाली करो। झट झट झट, पलक झपकते ही मास्टर प्रेत के चूर चूर हो गए। मौत के आखिरी पल में भी रणवीर रायचंद ने उसके चेहरे से नकाब नहीं उठाया। सब मर चुके थे, आज से गुप्त घाटी का नामो निशान मिट जाएगा तो उसके चेहरे की परवाह क्यों करनी? वैसे भी छाया संप्रदाय की रीति यही है कि उसके लोग कभी आसानी से खुद को नहीं दिखाते। ये कि वे सामने आए, इसका मतलब था कि हर दुश्मन का खात्मा होकर रहेगा। 1,00,000 शाही रक्षकों, मेरे हुक्म सुनो, गुप्त घाटी को धरती से मिटा दो। रणवीर रायचंद ने तुरंत आदेश दिया। जी हाँ, 1,00,000 शाही रक्षकों ने एक साथ गर्जना की। आसमान हिल उठा। एक सांस में 1,00,000 सैनिक गुप्त घाटी में घुस गए, सब कुछ तबाह कर डाला। रणवीर रायचंद ने सबसे पहले प्राण शक्ति की एक धारा विक्रम के शरीर में डाली, उसकी अंदरूनी चोटों को स्थिर करने के लिए। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि अगर तुरंत इलाज न होता तो जान जा सकती थी। सौभाग्य से विक्रम की युद्धभूमि की जिंदगी ने उसे मजबूत बनाया था, उसकी सेहत मजबूत थी, वो अभी जिंदा था, वरना नतीजा सोच से परे होता। थोड़ा इलाज करने के बाद रणवीर रायचंद ने हाथ खींच लिया, उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा। सब दुश्मन मारे जा चुके थे, फिर भी उसके दिल में हत्या की आग भभक रही थी। विक्रम की चोटें बहुत भयानक थीं, उसके महत्वपूर्ण अंग और कई नाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। दोनों हाथ पैर पूरी तरह अपंग। शंकर काका और भैरव ओबरॉय से भी बदतर हालत। रणवीर रायचंद की वैद्यकीय कला के बावजूद इतने कम समय में उसे पूरी तरह ठीक करना नामुमकिन था। साले सब के सब। रणवीर रायचंद ने गहरी सांस ली, गुस्से को मुश्किल से काबू में रखा। 10 मिनट बाद 1,00,000 रक्षकों के हमले में पूरी गुप्त घाटी मिट्टी में मिल चुकी थी। कुछ भी नहीं बचा। गुप्त घाटी नाम की ताकत आर्यावर्त से हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके साथ साथ मारे गए लोगों के शव भी जैसे कभी थे ही नहीं। मिशन खत्म होने पर 1,00,000 शाही रक्षक रणवीर रायचंद के सामने पूरी तरह कतारबद्ध खड़े हो गए, अगले आदेश का इंतजार करते हुए। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि कुछ पल पहले ये सैनिक भीष्म ओबरॉय के हुक्म पर थे, अब लग रहे थे जैसे रणवीर रायचंद की निजी सेना हो। संप्रदाय प्रमुख, इनका क्या करें? हंसा ने पूछा। उसने नीले रंग का ट्यूब टॉप और हॉट पैंट पहना था, उसका बदन पतला और ऊर्जा से भरा हुआ। रणवीर रायचंद ने 1,00,000 रक्षकों की तरफ देखा, लेकिन अभी बोला नहीं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अचानक 1,00,000 शाही रक्षक एक साथ घुटनों पर झुक गए। हम रुद्रधाम के स्वामी से विनती करते हैं कि हमें अपनाएं, हम आपके पीछे चलेंगे और आर्यावर्त की रक्षा करेंगे। उनकी जोरदार आवाजें क्षितिज तक गूंजी। रणवीर रायचंद थोड़ा हैरान हुआ, उसने उम्मीद नहीं की थी और उनकी सच्चाई और जोश को महसूस कर रहा था। थोड़ा रुककर उसने जोर से कहा, तुम्हारा गलती से सुधरना अच्छा है। गुप्त घाटी खत्म हो चुकी है और मैं पुरानी दुश्मनी नहीं रखूंगा, लेकिन तुम्हें अपनाऊंगा भी नहीं। मैंने कमांडर का पद छोड़ दिया है। आज से तुम आज़ाद हो, ईमानदार, साधारण जिंदगी जियो। हर चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की और सबने एक साथ धन्यवाद कहा। रुद्रधाम स्वामी का शुक्रिया, हमें जान बख्शने के लिए। तभी एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया, करण अपनी टीम के साथ। गुप्त घाटी पर इतनी बड़ी फौज जाती देख वह चिंता से पागल होकर दौड़ा चला आया था। हजारों बख्तरबंद सैनिक, अगर उन्होंने धाम स्वामी को घेर लिया होता तो खतरा कितना बड़ा होता, उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन नीचे का नजारा देखकर वह दंग रह गया। गुप्त घाटी गायब, जमीन समतल, धुआं अभी भी उठ रहा था। खंडहरों के सामने अंधेरा सा समुद्र सैनिकों का, उनकी आभा भयानक। उनके आगे धाम स्वामी खड़े थे, कुछ अजनबी लोगों के साथ कई औरतें भी। क्या हुआ? क्या ये फौजें धाम स्वामी को मारने आई थीं? फिर अब ये उनके हुक्म पर क्यों लग रही हैं? करण, सही समय पर आए, मुझे यहाँ से ले चलो। रणवीर रायचंद ने तुरंत चिल्लाकर कहा। विक्रम की चोटें इंतजार नहीं कर सकती थी, तुरंत
इलाज जरूरी था, सवाल पूछने का वक्त नहीं। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे उतरा। रणवीर रायचंद ने विक्रम को गोद में उठाया और छलांग लगाकर चढ़ गया। हंसा, चांदनी, हिमानी, छाया संप्रदाय को ले जाओ, बाद में उदयगिरी में मिलेंगे, रणवीर रायचंद ने आदेश दिया। समझ गईं, तीनों औरतों ने एक साथ कहा। छाया संप्रदाय का हर सदस्य जीती जागती छाया था, कभी रणवीर रायचंद के पास नहीं ठहरता, अदृश्य रहकर चलता, यही उनकी अघोषित नियम थी। ये छाया संप्रदाय के लोग हैं। करण का चेहरा हैरानी से भर गया। रणवीर रायचंद ने एक बार फिर 1,00,000 रक्षकों को देखा। मेरी बात याद रखना, जो सुधरेगा नहीं, मैं खुद उसका सिर कलम कर दूंगा। आज की बात को सपना समझो। रुद्रधाम स्वामी की चेतावनी मानेंगे। रक्षकों ने एक साथ गर्जना की। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। करण, चलो अब। जी हाँ। करण ने होश संभाला और हेलीकॉप्टर में कूद पड़ा। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। इतनी बड़ी फौज वाकई धाम स्वामी के हुक्म मान रही थी, लेकिन पहले उसने इन्हें कभी देखा क्यों नहीं? क्या धाम स्वामी ने रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के अलावा कोई और गुप्त ताकत बनाई है जो उन्हें भी नहीं पता? गड़ग, हेलीकॉप्टर के इंजन गरजे और आसमान में गोता लगाते हुए उड़ चला, तेज हवाएं उड़ाते हुए। रास्ते में रणवीर रायचंद ने सारी बात बताई। तब करण को समझ आया, उसका चेहरा हैरान। गुप्त घाटी ने अंतर्शक्ति स्तर से ऊपर के सैकड़ों विशेषज्ञ उतारे थे, ऐसी लाइनअप डरावनी थी। फिर भी धाम स्वामी ने सबको मार डाला, अविश्वसनीय। और भी चौंकाने वाली बात, भीष्म ओबरॉय ने बुलाए 1,00,000 शाही रक्षकों को रास्ते में छाया संप्रदाय ने छीन लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि रास्ते में चौकियां गायब हो गई थी, उन्हें छाया संप्रदाय ने साफ कर दिया था। छाया संप्रदाय के लोग कमाल के हैं, करण ने प्रशंसा की। अगर अष्टनाग राजाओं ने काम किया होता तो वे 1,00,000 चुनिंदा सैनिकों को तोड़कर मुख्य कमांडरों को मारने की गारंटी नहीं ले सकते थे, न ही पूरी फौज को डरा सकते थे। करण को अब छाया संप्रदाय की ताकत का असली एहसास हुआ और दबाव महसूस हुआ। धाम स्वामी अकेले विक्रम को बचाने गए थे, वह खुद बेकार साबित हुआ। सिर्फ छाया संप्रदाय की दखल से बाजी पलटी। धाम स्वामी, मैं बेकार साबित हुआ, मुझे 1,00,000 शाही रक्षकों का पता भी नहीं चला। करण ने खुद को कोसा। अब खुद को कोसने का वक्त नहीं, विक्रम का इलाज पहले। ज्यादा मत सोच, छाया संप्रदाय और रुद्रधाम की भूमिकाएं बुनियादी तौर पर अलग हैं। रणवीर रायचंद ने उसके मन की बात पढ़ ली। ये शब्द सुनकर करण का दिल हल्का हुआ। फिर भी तुम रुद्रधाम के नागराजा हो, 2 गुना मेहनत करो, रणवीर रायचंद ने जोड़ा। करण का दिल जोर से धड़का, उसका चेहरा लाल हो गया। धाम स्वामी, मैं करूंगा। रणवीर रायचंद नागराजाओं को छोटा नहीं कर रहा था, विक्रम उसका भाई था, बाकी भी। लेकिन रक्तभूमि छोड़ने के बाद उनके दुश्मन अब सिर्फ साम्राज्य नहीं, बल्कि तरह तरह की ताकतवर शक्तियां थीं। दक्षिण प्रांत और रक्तचंद्र जैसे क्षेत्रीय दबंग रणवीर रायचंद को चिंता नहीं देते थे, लेकिन देवलोक, गुप्त घाटी, तमस संप्रदाय, ये ताकतें बहुत बड़ी थीं, रहस्यमयी, गहरी जड़ें और क्रूरता से भरी। अब से उन्हें बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अध्याय 196, हत्या का इरादा अभी बाकी। अगला निशाना, तमस संप्रदाय। आगे का रास्ता अभी लंबा है, पता नहीं कौन कौन से डरावने अस्तित्व सामने आएंगे। रणवीर रायचंद ने ये शब्द करण को प्रेरित करने के लिए कहे थे। इस बार नागराजा विक्रम जिंदा पकड़े गए। अगर दुश्मन के मन में कुछ और नहीं होता तो विक्रम अब तक मर चुका होता। अगली बार अगर कोई और इस खतरे में फंसे तो कभी भी दुश्मन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, हर वक्त सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई हादसा न हो। सिर्फ अष्टनाग राजा ही नहीं, रुद्रधाम के 10 लाख योद्धा और छाया संप्रदाय के लोग, वो सबको भाई बहन मानता है, किसी को भी बलिदान नहीं देखना चाहता। 1 घंटे से ज्यादा बाद हेलीकॉप्टर उदयगिरी पहुंचा। रणवीर रायचंद होटल नहीं लौटा, क्योंकि वहां आराम के लिए ठीक नहीं था। उसने पहले ही करण को कहा था कि शहर के बाहर शांत इलाके में एक हवेली ढूंढे। पहुंचते ही उसने विक्रम को कमरे में पहुंचाया, फिर सिर्फ करण से कहा, मैं विक्रम का इलाज तुरंत शुरू करूंगा, किसी को भी डिस्टर्ब न करने दो। जी। करण ने तुरंत हामी भरी। दरवाजा बंद होने के बाद रणवीर रायचंद ने चांदी की सुइयां निकाली और संजीवनी विद्या से विक्रम के शरीर के महत्वपूर्ण माम बिंदुओं पर चुभोई। सब करने के बाद रणवीर रायचंद ने संजीवनी विद्या चलाई, अपनी विशाल प्राण शक्ति से विक्रम को ठीक करने लगा। ... पूरे दिन रात रणवीर रायचंद ने कमरे से कदम बाहर नहीं रखा। करण ने रुद्रधाम के सदस्यों के साथ चारों तरफ पहरा दिया, पूरी रात आंखें नहीं झपकी। रोशनी याज्ञिक ने भी ज्यादा आंखें नहीं मूंदी। वह होटल में दिन से रात तक इंतजार करती रही, लेकिन रणवीर रायचंद नहीं लौटा। फोन नहीं लगा, संपर्क पूरी तरह टूट गया, कोई खबर नहीं। वह बहुत चिंतित हो गई और सीधे गश्ती दफ्तर को फोन कर दिया। गश्ती दफ्तर को रोशनी याज्ञिक और रणवीर रायचंद का रिश्ता पता था, लापरवाही नहीं कर सकते थे, लेकिन वे भी बेबस थे। रणवीर रायचंद जैसा ताकतवर व्यक्ति, साधारण लोग उसके ठिकाने नहीं जानते, और जांच के लिए लोग भेजें तो क्या मौत को न्योता देना है। रुद्रधाम की गतिविधियों की जांच करना तो उनका अपमान है। ...
अगले दिन तक रणवीर रायचंद कमरे से बाहर निकला। उसका चेहरा पीला था, कमजोरी साफ दिख रही थी। धाम स्वामी, आप ठीक तो हैं? करण ने चिंता से पूछा। ठीक हूँ, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। बस प्राण शक्ति ज्यादा खर्च हो गई थी और अभी रिकवर नहीं हुई। नाग राजा विक्रम। करण चिंतित था। हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन चोटें बहुत गंभीर हैं। हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही वह बेहोश हो गया। अभी तक होश नहीं आया। रणवीर रायचंद ने गहरी आवाज में कहा। गुप्त घाटी, तमस संप्रदाय, वे लोग बहुत क्रूर हैं। विक्रम के शरीर की जांच जितनी करता गया उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। अभी सांस बाकी होना ही चमत्कार था। विक्रम के ठीक होने की बात सुनकर करण का दिल, जो कसकर अटका था, काफी हल्का हुआ और वह भी बहुत गुस्से में था। ये जानवर इंसान नहीं है। करण, तुरंत इंतजाम करो कि विक्रम को उदयगिरी के सबसे अच्छे अस्पताल में भेजा जाए। उसके शरीर की कुछ त्वचा और मांस की चोटों का इलाज अस्पताल से ही होगा। रणवीर रायचंद ने हुक्म दिया। ठीक है, करण ने तुरंत सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की सायरन गूंजी और विक्रम को उदयगिरी के नंबर 1 अस्पताल में ले जाया गया। रुद्रधाम की ताकत से वह सीधे सबसे अच्छे वार्ड में भर्ती हुआ और बड़े बड़े विशेषज्ञ बुलाए गए। सब इंतजाम होने के बाद रणवीर रायचंद और करण ने आखिरी बार विक्रम को देखा, फिर अस्पताल के बाहर आए। धाम स्वामी, अस्पताल बाहरी चोटों का इलाज कर देगा तो विक्रम ठीक हो जाएगा ना? रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया, चेहरा अभी भी भारी। विक्रम की जान फिलहाल बची है, लेकिन अंदरूनी चोटें लंबे समय तक ठीक होंगी। सबसे मुश्किल उसके हाथ पैर हैं, सब अपंग हो चुके हैं। नाड़ियां और हड्डियां बुरी तरह टूट चुकी हैं। उदयगिरी का ये सबसे अच्छा अस्पताल भी इसे हल नहीं कर सकता। करण का चेहरा सुनते ही डूब गया। अगर हाथ पैर ठीक नहीं हुए तो विक्रम होश में आए भी तो अपंग रहेगा, ये वह स्वीकार नहीं कर सकता। रणवीर रायचंद ने मोबाइल निकाला, उंगलियां तेजी से टाइप करने लगीं। करण समझ नहीं पाया कि धाम स्वामी क्या कर रहे हैं, पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बस थोड़ी देर बाद करण का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने निकाला तो देखा धाम स्वामी का मैसेज था। ये विक्रम के हाथ पैर ठीक करने की सारी जड़ी बूटियां हैं। तुरंत ढूंढो, जो भी तरीका हो सब इकट्ठा करो और जितनी जल्दी हो। अगर सबसे अच्छा वक्त निकल गया तो विक्रम के हाथ पैर हमेशा के लिए खत्म। समझ गया, मैं अभी करता हूँ। करण को जल्दी का एहसास हुआ, सलाम किया और तुरंत चला गया। रणवीर रायचंद अस्पताल में ज्यादा नहीं रुका। उसने गुप्त रूप से रुद्रधाम के सदस्यों को सुरक्षा के लिए लगा दिया था और गश्ती दफ्तर को भी सूचना दे दी थी। करण के जाने के थोड़ी देर बाद अस्पताल के सामने एक सरकारी गाड़ी आई, फिर कई लोग उतरे। अगुवाई मुख्य निरीक्षक कर रहे थे। नमस्ते श्रीमान रायचंद, उन्होंने तुरंत सलाम ठोका। कई लोगों का ध्यान खींच लिया। मुख्य निरीक्षक की वर्दी में वह एक जवान को सलाम कर रहा था। ये जवान कौन है? इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें अपने भाई की निगरानी के लिए लोग लगाने को कहने आया हूँ, रणवीर रायचंद ने कहा। जरूर जरूर, मुख्य निरीक्षक ने बार बार सिर हिलाया, फिर सावधानी से पूछा। श्रीमान रायचंद, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह और उसके पीछे के लोग, साथ ही माकी के हत्यारे, सबको मैंने साफ कर दिया है। आगे ईमानदारी से अपना काम करो, रणवीर रायचंद ने उदासीन स्वर में कहा। यह सुनकर मुख्य निरीक्षक के चेहरे पर हैरानी छा गई। सिर्फ 1-2 दिन में इतनी बड़ी ताकतें रणवीर रायचंद ने साफ कर दी। सचमुच डरावना। श्रीमान रायचंद, चिंता न करें, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, उसने तुरंत वादा किया। रणवीर रायचंद ने कुछ और नहीं कहा और तुरंत चला गया। श्रीमान रायचंद, मुझे कुछ बताना है, मुख्य निरीक्षक ने पुकारा। क्या? ये दिन रोशनी याज्ञिक गश्ती दफ्तर को फोन कर रही हैं, आपके ठिकाने के बारे में पूछ रही हैं। बहुत चिंतित लग रही हैं। क्या उन्हें बता दूं? मुख्य निरीक्षक ने कहा। मुझे पता है, रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। उसने सोचा, लेकिन आखिरकार रोशनी याज्ञिक को ढूंढने नहीं गया। विक्रम का मामला तो संभाल लिया था, लेकिन अभी एक और काम था जो तुरंत करना था, बहुत जरूरी, एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने रोशनी याज्ञिक को एक मैसेज भेजा। उस वक्त होटल में रोशनी याज्ञिक फोन थामे गुमसुम बैठी थी। 2 दिन हो गए, भाई रणवीर से संपर्क नहीं हो रहा। पता नहीं खतरे में तो नहीं, गश्ती दफ्तर वाले भी नहीं जानते। सचमुच चिंता हो रही है। बज बज, फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। रोशनी याज्ञिक ने जल्दी से खोला। भाई रणवीर का। वह तुरंत खुश हो गई और मैसेज खोला। रोशनी, मेरे पास बहुत काम है, अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। पहले स्कूल लौट जाओ, जब वक्त मिलेगा पता बताना, मैं तुम्हारे दादाजी को प्रणाम करने आऊंगा। वाह, भाई रणवीर ठीक हैं। रोशनी याज्ञिक बहुत खुश हुई और पूरी तरह निश्चिंत हो गई। उसने तुरंत कॉल बैक की, लेकिन फिर नहीं लगा। चेहरे पर निराशा छा गई। उस वक्त रणवीर रायचंद अस्पताल से निकलकर सीधे छाया संप्रदाय के 3 महान छायाओं को सूचना भेज चुका था। हंसा, तुम उदयगिरी में रहो और यहाँ की स्थिति पर नजर रखो। चांदनी और हिमानी, मेरे साथ जनकपुर चलो। आदेश मिलते ही छाया संप्रदाय के लोग हरकत में आ गए। थोड़ी देर बाद एक निजी विमान जनकपुर के लिए उड़ चला।
रणवीर रायचंद का इस बार का सफर सिर्फ एक मकसद से था। तमस संप्रदाय। अध्याय 197। तमस संप्रदाय मुख्यालय में कत्लेआम। 1.5 घंटे बाद निजी विमान मध्य प्रांत की राजधानी फेंगलू में उतरा। तुरंत गाड़ी बदली और सीधे लक्ष्य की ओर चले। थोड़ा और 1 घंटे बाद रणवीर रायचंद का कदम एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में पड़ा। ये जगह स्वर्ग सी थी। यही तमस संप्रदाय का ठिकाना था, नाम के मुताबिक ही अंधेरा। तमस संप्रदाय। जगह बहुत गुप्त। अगर कोई गलती से भी घुस जाए तो सोचेगा कि किसी बड़े संत का मंदिर है, लेकिन असल में यहाँ छिपी थी एक हैरान करने वाली ताकत। गुप्त घाटी की मदद के लिए भेजे गए योद्धा ही अंतर्शक्ति स्तर से ऊपर के 500 से ज्यादा थे, 20 शक्ति राजा स्तर के मास्टर और मास्टर प्रेत जैसा शक्ति देव स्तर का दैत्य भी। रणवीर रायचंद के सामने आई ताकतों में ये ऊपरी स्तर की थी, और तमस संप्रदाय की छिपी ताकत तो और भी अथाह। इसलिए तमस संप्रदाय को कुचलने के लिए वह खुद आया था। जैसे ही रणवीर रायचंद और उसकी टीम इस जगह में घुसे, छिपी चौकियां ने देख लिया। पल में 10-15 लोग तमस संप्रदाय के पहाड़ी द्वार के सामने प्रकट हो गए। ये निषिद्ध क्षेत्र है, बेकार लोग नहीं घुस सकते। हम बेकार नहीं, हम यहाँ काम से आए हैं। रणवीर रायचंद ने कहा। क्या काम? अगुवा ने उदासीन स्वर में पूछा। तुम्हारे तमस संप्रदाय को मिटाने। रणवीर रायचंद ने अचानक कहा। क्या कहा? अगुवा का चेहरा बदल गया, आंखों में हैरानी। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि कोई यहाँ आएगा और कहेगा कि तमस संप्रदाय मिटाने आया है। बिल्कुल अविश्वसनीय। रणवीर रायचंद ने उससे बहस नहीं की और सिर्फ हाथ हिलाया, कार्रवाई करो। उसके पीछे दर्जनों छाया संप्रदाय के सदस्य तेजी से तमस संप्रदाय पर टूट पड़े। मौत मांग रहे हो? तमस संप्रदाय में उधम मचाने की हिम्मत? तुम कौन भी हो, आज मरोगे। अगुवा ने प्रतिक्रिया दी, चेहरा क्रूर हो गया। उसके आसपास के लोग तुरंत हमला करने लगे। फूंफ फूंफ फूंफ। लेकिन इन लोगों ने हमला छोड़ा भी नहीं कि एक के बाद एक धीमी आवाजें गूंजी और 10-15 लोग जमीन पर गिर पड़े, मर चुके। अरे बाप रे! अगुवा दंग रह गया, आंखें उस व्यक्ति पर जमी जिसने हमला किया था। सफेद कपड़ों वाली औरत, काले बाल कंधों पर बिखरे, चेहरा देश को डुबो देने वाला, लेकिन बेहद ठंडी, जैसे खाली घाटी में फूल, सांसारिकता से अछूती, सिर्फ क्रूर उदासीनता जो सारे जीवों को तुच्छ समझती हो। लेकिन तमस संप्रदाय के इस सदस्य को उसकी खूबसूरती निहारने का वक्त नहीं मिला। इसी औरत ने एक झटके में उसके सारे साथियों को मार डाला। तुम लोग कौन हो? उसने दृढ़ता से पूछा। पहले कहा था कि कौन भी हो, तमस संप्रदाय को छेड़ने वाला मरेगा। नतीजा ये कि वह तुरंत डर गया और सावधान हो गया, खुद को थप्पड़ मार लिया। झट! सफेद कपड़ों वाली औरत ने कलाई घुमाई, ठंडी चमक चली। पुच्छ! अगुवा का सिर तुरंत उड़ गया, खून छलक पड़ा। उसे जवाब नहीं मिला, जवाब सिर्फ मौत थी। उस पल में ठंडी चमक सफेद औरत के हाथ में लौट आई। वो 1.5 फुट लंबी तलवार थी, छोटी और नाजुक, उस पर नाशपाती के फूल उकेरे हुए। नाशपाती के फूलों में लिपटे 2 सुंदर अक्षर बहते पानी जैसे। चांदनी। ये तलवार चांदनी थी और इसका मालिक भी छाया संप्रदाय की 4 महान छायाओं में से एक। चांदनी तलवार नाम थी, और नाम भी तलवार, मनुष्य और तलवार की एकता का एहसास। बढ़िया। चांदनी की तलवारबाजी देखकर रणवीर रायचंद ने प्रशंसा की। चांदनी की ताकत बहुत बढ़ गई थी। एक मुकाबले में 4 महान छायाओं में से कोई भी देवलोक के काल को चुनौती दे सकता था। इन लोगों को मारने के बाद छाया संप्रदाय के सदस्य तेजी से तमस संप्रदाय में घुस गए। हालांकि सिर्फ दर्जनों थे, लेकिन ये दर्जनों ही किसी पूरी ताकत को कुचलने के लिए काफी थे। तुम लोग कौन हो? तमस संप्रदाय के अंदर गुस्से की कई चीखें गूंजी। छाया संप्रदाय के सदस्यों ने जवाब नहीं दिया, बल्कि तेजी से हमला किया, एक वार में मौत, बेहद क्रूर। अलार्म अलार्म! कोई जबरन तमस संप्रदाय में घुस आया है, सब लोग जुटो। तमस संप्रदाय के अंदर एक चीख गूंजी। पल में सब बाहर आए। 200-300 लोग। गुप्त घाटी गए जितने नहीं, लेकिन उनकी साधना उतनी ही मजबूत। सब अंतर्शक्ति स्तर से ऊपर और कुछ शक्ति राजा स्तर के भी, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। लगता है तमस संप्रदाय ने ज्यादातर लोग गुप्त घाटी की मदद को भेज दिए थे। रणवीर रायचंद ने बुदबुदाया, तमस संप्रदाय के द्वार पर खड़ा, राक्षस देवता सा, पूरी तमस संप्रदाय को ऊपर से देखता हुआ। आज कोई भागने न पाए। विक्रम इतना बुरी तरह घायल हुआ, तमस संप्रदाय की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। गुप्त घाटी को मिटाना अंत नहीं था, तमस संप्रदाय को भी खत्म करना जरूरी। तुम्हारे सिर्फ इतने लोगों से तमस संप्रदाय को निपटाने की हिम्मत, खुद को बहुत समझते हो। एक शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ ने ठंडे स्वर में कहा, सीधे शून्य तोड़कर एक व्यक्ति पर टूट पड़ा। दुर्भाग्य से उसने जिसे निशाना बनाया वह हिमानी थी। उसके हमले का सामना करते हुए हिमानी ने अचानक नर्म तलवार निकाली और एक झटका मारा। शक्ति राजा स्तर का मास्टर तुरंत हौंफ गया। ये तलवारबाजी बहुत क्रूर थी, बिजली सी शून्य को चीरती हुई। उसने तुरंत साइड में सरक कर बचने की कोशिश की, लेकिन वो तलवार अचानक गूंजी। तलवार का बदन तेजी से मुड़ा, दिशा बदल ली। क्या ये मेरी हरकत पहले से जान लेती है? शक्ति राजा मास्टर हैरान रह गया।
अगले ही पल पुच्छ, एक धीमी आवाज गूंजी। शक्ति राजा मास्टर को सिर्फ गर्दन में ठंडक महसूस हुई। नीचे देखा तो खून छलक रहा था। तीखा दर्द पूरे बदन में फैल गया। तुम शक्ति देव स्तर। शब्द पूरा होने से पहले उसकी जिंदगी की चेतना गायब हो गई। जमीन पर गिरा, सीधे मर गया। झट नर्म तलवार लौटी और हिमानी के हाथ में आ गई। चांदनी की वक्र तलवार की तुलना में ये नर्म तलवार पर कोई निशान नहीं, बेदाग, सिर्फ ठंडी चमक। हिमानी की तलवारबाजी भी बढ़ गई है। रणवीर रायचंद ने मन ही मन सिर हिलाया। छाया संप्रदाय की 4 महान छायाओं में से, चाहे अग्नि हो या हंसा या इस बार तमस संप्रदाय को मिटाने लाई चांदनी और हिमानी, उनकी ताकत ने उसे निराश नहीं किया। एक शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ का गिरना पूरे तमस संप्रदाय को हिला गया। हर किसी की आंखों में डर छा गया। एक तलवार से शक्ति राजा स्तर के एल्डर को मार डाला। ये तो बहुत डरावना है। एल्डर के मरने से पहले लगता था शक्ति देव स्तर का जिक्र किया। क्या ये जवान औरत शक्ति देव स्तर की है? ये सोचकर तमस संप्रदाय के सदस्य और डर गए। भले अविश्वसनीय लगे, लेकिन सिर्फ शक्ति देव स्तर का विशेषज्ञ ही एक तलवार से शक्ति राजा स्तर के एल्डर को मार सकता था। हे भगवान, बहुत कमाल। इतनी जवान शक्ति देव स्तर की विशेषज्ञ दुनिया में गिने चुने। ये लोग कहाँ से आए हैं? तमस संप्रदाय से क्यों दुश्मनी? और तमस संप्रदाय को मिटाने के इरादे से आए हैं, जैसे गहरी खून की दुश्मनी हो। सब डरो मत, इनके पास सिर्फ एक शक्ति देव स्तर की है और इतनी जवान। शायद उस स्तर में ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हमारे पास इतने विशेषज्ञ हैं, साथ मिलकर जरूर मार सकते हैं। एक और शक्ति राजा स्तर के एल्डर ने खड़े होकर जोर से चिल्लाया। तमस संप्रदाय के सदस्य साधारण योद्धा नहीं थे और जल्दी से खुद को संभालकर ज्यादातर हिमानी को मारने चले गए। मारना कहते थे, असल में वक्त खींचना था। उस शक्ति राजा एल्डर के इंतजाम में पहले इस एकमात्र शक्ति देव विशेषज्ञ को रोको, बाकियों को मारने के बाद मुड़कर इसे ठीक से निपटाएंगे। पता नहीं किस्मत खराब, इस शक्ति राजा एल्डर ने जल्दी ही एक और व्यक्ति को निशाना बनाया। वो थी चांदनी। अध्याय 198। एक मौके में तुरंत मौत। तुम्हें भी वही निशाना चुनने की आदत है जो मारे गए एल्डर की थी? चांदनी ने ठंडी मुस्कान के साथ होंठ घुमाए। मतलब? शक्ति राजा एल्डर पूरी तरह हैरान। चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया। हथेली पलटी और वक्र तलवार झटके से निकल गई। तू हरी लड़की मुझ पर पहले हमला करने की हिम्मत कर रही है, मौत मांग रही है। शक्ति राजा एल्डर ने हंकार भरी तुरंत वार किया, हथेली से तलवार को रौंदने का इरादा। उसे पता ही नहीं था हालत कितनी गंभीर है। छी! जैसे ही उसकी हथेली तलवार से टकराए, उमड़ती प्राण शक्ति टूट गई। हाथ टोफूसा कट गया, खून जोर से छलका। हाय! शक्ति राजा एल्डर को आखिर गलत एहसास हुआ और जोर से सांस खींची। तुम भी शक्ति देव स्तर की हो? उसकी आवाज डर से भरी थी, मानो विश्वास नहीं हो रहा। एक शक्ति देव विशेषज्ञ काफी डरावना था, अब दूसरी भी निकल आए। मुश्किल से दर्जनों लोगों में कितने और शक्ति देव छिपे हैं? पफ्ट! चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वक्र तलवार चमकते हुए गुजरी, एक सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरा। एक और शक्ति राजा विशेषज्ञ मारा गया। पूरे तमस संप्रदाय को फिर हिला दिया। शक्ति राजा एल्डर के आखिरी शब्द सबने साफ सुने थे। सफेद कपड़ों वाली वक्र तलवार वाली औरत भी शक्ति देव स्तर की थी। बहुत डरावना। 2 शक्ति देव विशेषज्ञ, वे कैसे मुकाबला करेंगे? जो आत्मविश्वास मुश्किल से वापस लाए थे, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। चांदनी और हिमानी ने छाया संप्रदाय के सदस्यों के साथ चुपचाप कत्लेआम शुरू कर दिया। तमस संप्रदाय के शिष्य ढेर के ढेर गिरते गए। जल्दी ही जमीन पर खून की नदियां बहने लगीं। संप्रदाय प्रमुख कपाली को बुलाओ। एक शक्ति राजा विशेषज्ञ तलवार के वार से उड़कर खून से लथपथ शरीर पकड़े एक छिपे कमरे की ओर रेंगता हुआ घंटी बजाते हुए चिल्लाया। बूम! उस पल घर फट पड़ा। एक आकृति बाहर निकली, चेहरा खोपड़ी के नकाब से ढका हुआ। कद और बालों से लगता था कम से कम 50 का होगा। खोपड़ी नकाब वाला एल्डर शक्ति राजा विशेषज्ञ के पास उतरा। उसका खून से लथपथ देखकर चिल्लाया, क्या हुआ? अचानक कुछ रहस्यमयी लोग तमस संप्रदाय पर हमला कर आए। हमें मिटाने के इरादे से कई मारे जा चुके। पफ्ट! शक्ति राजा एल्डर की बात पूरी हुई नहीं कि मुंह से खून उगलकर गिर पड़ा। सांस मुश्किल से चल रही थी। कोई मेरे तमस संप्रदाय पर छापा मारने की हिम्मत कर रहा है। हरामी! खोपड़ी नकाब वाले एल्डर ने गुस्से में गरजा, हवा में छलांग लगाकर सीधे चौक पर पहुंचा। जमीन पर लाशें बिछी, चारों तरफ खून। नजारा देखकर उसकी आंखें गुस्से से फटने को आईं। यहां आकर मारने की हिम्मत सबके सब नष्ट हो जाओ। उसने तुरंत वार किया, सीधे चांदनी से टकराया। बूम! दोनों पीछे उछले। खून और प्राण शक्ति उबाल खा रही थी। चांदनी हल्के से उतरी, चेहरा शांत। शक्ति देव स्तर की। खोपड़ी नकाब वाले एल्डर हैरान रह गया। और उसकी ताकत उससे ज्यादा थी। तुम लोग कौन हो? मेरे तमस संप्रदाय से क्यों दुश्मनी? गलत कहा, तमस संप्रदाय से दुश्मनी नहीं, इसे मिटाना है। ठंडी आवाज गूंजी। खोपड़ी नकाब वाले एल्डर ने मुड़कर देखा। नजर पहाड़ी द्वार पर खड़े जवान पर जमी। सफेद लबादा हवा में लहराता, निर्वासित देवता सा।
इतना जवान फिर भी अजेय आभा, 9 स्वर्गों पर राज करने वाली, 8 दिशाओं को दबाने वाली। उसके सामने वह खुद को समुद्र में एक बूंद सा महसूस कर रहा था। ऐसी आभा उसने सिर्फ एक बार महसूस की थी, उस परम अस्तित्व पर जो तमस संप्रदाय और गुप्त घाटी दोनों से ऊपर था। मेरा तमस संप्रदाय मिटाना, बड़े बड़े दावे, हिम्मत है तो नाम बता। रणवीर रायचंद। रणवीर रायचंद ने मुंह खोला और नाम सपाट स्वर में कहा, क्या तुम रणवीर रायचंद हो? खोपड़ी नकाब वाले एल्डर का चेहरा बदल गया, जैसे भूत देख लिया हो। क्या तुम तो पहले ही मारे जा चुके थे न? रणवीर रायचंद ने हंसकर कहा, माफ करना, मारे गए तो गुप्त घाटी और तमस संप्रदाय के भेजे हर आदमी थे। क्या कहा? खोपड़ी नकाब वाला एल्डर दंग रह गया। गुप्त घाटी, मास्टर प्रेत और बाकी सबको मैंने मिटा दिया, वरना मैं यहाँ क्यों होता? रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। बूम! खोपड़ी नकाब वाला एल्डर जोर से कांपा। मास्टर प्रेत खुद शक्ति देव स्तर का था, 500 मजबूत योद्धाओं के साथ। और गुप्त घाटी का गुप्त हथियार एक बार इस्तेमाल होता तो 1 लाख शाही रक्षक प्रकट हो जाते। दोनों पक्षों का तालमेल परफेक्ट था। रणवीर रायचंद को मारना बच्चों का खेल होना चाहिए था, फिर भी नाकाम रहे और रणवीर रायचंद सीधे तमस संप्रदाय पर चढ़ाया। अविश्वसनीय! मेरे भाई को तुम्हारे तमस संप्रदाय ने अपंग सा बना दिया, मैं इसे जमीन से मिटा दूंगा। रणवीर रायचंद ने गर्जा, आवाज स्वर्ग पाताल हिला दी। उसने चांदनी या हिमानी को नहीं रोका, खुद आगे बढ़ा, क्योंकि विक्रम की बदला खुद उसके हाथों लेना था, तमस संप्रदाय के प्रमुख को खुद मारना था। बूम! एक कदम रखा, असीम आभा उमड़ी, पत्थर की जमीन चटक गई, अनगिनत दरारें बाहर की ओर दौड़ी। गड़गड़! पूरे तमस संप्रदाय में अनगिनत इमारतें इस पल ढह गईं। रुद्रधाम स्वामी की ताकत ऐसी ही थी। तमस संप्रदाय के शिष्य आंखें फाड़े देखते रहे। उन्हें आखिर समझ आया कि रणवीर रायचंद को रुद्रदेव क्यों कहा जाता है। उस पल उन्हें वह जीता जागता रुद्रदेव लगा, पूरी तरह क्रूर। खोपड़ी नकाब वाले एल्डर ने दांत पीसे, सब मेरे साथ हमला करो। उसके हुक्म पर हर सदस्य ने पूरा जोर लगाकर पलटवार किया। चांदनी और हिमानी की मौजूदगी में कोई रणवीर रायचंद के पास पहुंच भी नहीं पाया। मुख्य युद्ध क्षेत्र सिर्फ उसे और खोपड़ी नकाब वाले एल्डर को छोड़ा गया। मरो! खोपड़ी नकाब वाले एल्डर ने गर्जा, हथेली उठाकर रणवीर रायचंद को दबाने लगा। घनी अंधेरी प्राण शक्ति जोर से उमड़ी। ये और मास्टर प्रेत एक ही साधना करते हैं। रणवीर रायचंद की आंखें ठंडी हो गईं। उसे अंदाजा हो गया कि दोनों तमस संप्रदाय के प्रमुख थे। एक संप्रदाय में 2 प्रमुख दुर्लभ ही, लेकिन एक प्रेत प्रमुख को मार चुका हूं, दूसरे को मारना कोई मुश्किल नहीं। उसने सिर्फ बांह उठाई, शून्य स्तर की हवा उल्टी दौड़ी, चारों तरफ आंधियां उठीं। कोई मेरे भाई को चोट नहीं पहुंचा सकता, रणवीर रायचंद ने ठंडे स्वर में कहा। उंगलियां मुट्ठी में बंद की और मुक्का मारा। धाड़! कान फटाने वाली आवाज गूंजी, शून्य उबाल खा गया, धूल उड़ी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। तमस संप्रदाय के सदस्यों ने देखा, दिल तुरंत डूब गए। कुछ भी नहीं बचा। संप्रदाय प्रमुख कपाली का शरीर गायब, खून के कुहरे और बिखरे मांस में बदल गया। क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं, रणवीर रायचंद ने एक मुक्के से संप्रदाय प्रमुख कपाली को उड़ा दिया। क्या ये इंसान भी है? वह शक्ति देव स्तर का था, तमस संप्रदाय के 2 प्रमुखों में से एक, डरावनी ताकत वाला। फिर भी रणवीर रायचंद ने एक मुक्के में उसे खत्म कर दिया, लाश भी नहीं बची। तमस संप्रदाय के शिष्यों का विश्वास टूट गया। वे खड़े रह गए, दिमाग सुन्न। चांदनी और हिमानी की आंखें चमकी। उनकी खुद की ताकत पहले से ही काफी थी, लेकिन अपने संप्रदाय प्रमुख से तुलना करें तो स्वर्ग और पाताल का फर्क। दोनों शक्ति देव स्तर के, फिर भी जहां वे खोपड़ी नकाब वाले एल्डर पर बढ़त ले सकती थी, उनके संप्रदाय प्रमुख ने उसे चींटी कुचलने जितनी आसानी से मार डाला। क्या उनका संप्रदाय प्रमुख सचमुच सिर्फ शक्ति देव स्तर का है? दोनों औरतों को शक होने लगा। अध्याय 199 तमस संप्रदाय नष्ट, रायली पर हमला। तमस संप्रदाय को कुचल दो, एक भी जिंदा न छोड़ो। खोपड़ी नकाब वाले एल्डर को मारने के बाद रणवीर रायचंद ने ठंडा हुक्म दिया। जी! चांदनी और हिमानी ने एक साथ कहा। रणवीर रायचंद पहाड़ी द्वार के सामने खड़ा रहा, हाथ पीठ पीछे बांधे, उदासीनता से देखता रहा। 10 मिनट बाद तमस संप्रदाय का हर सदस्य नरक पहुंच चुका था। सारी इमारतें मलबे में बदल चुकी थीं। तमस संप्रदाय हमेशा के लिए मध्य प्रांत से गायब हो गया। इस तरह गुप्त घाटी और तमस संप्रदाय दोनों का खात्मा हो गया। तब जाकर रणवीर रायचंद के दिल का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। आर्यावर्त के अंदर 2 विशाल खतरे मिट गए। अनगिनत साधारण लोगों को भविष्य की विपदा से बचा लिया। चलो उदयगिरी लौटते हैं, रणवीर रायचंद ने शांत स्वर में कहा। वे जाने के थोड़ी देर बाद तमस संप्रदाय का पहाड़ी द्वार गड़गड़ाहट के साथ गिर पड़ा। सब कुछ धूल में दफन हो गया। रणवीर रायचंद की टीम मध्य प्रांत के फैंगलू हवाई अड्डे से उड़ चली और उदयगिरी की ओर तेजी से लौटी। वे जल्दी आए थे और जल्दी चले गए। कुछ घंटों में मध्य प्रांत में जड़ें जमाए विशाल तमस संप्रदाय इतिहास बन गया। 3 घंटे बाद रणवीर रायचंद और बाकी उदयगिरी में वापस थे। मध्य प्रांत फैंगलू में तमस संप्रदाय के खंडहरों पर कुछ रहस्यमयी आकृतियां प्रकट हुईं।
संप्रदाय को जमीन से मिटा देख और चारों तरफ लाशें देखकर हर चेहरा हैरान। एक एल्डर जगह का चक्कर लगाकर रिपोर्ट करने दौड़ा, तमस संप्रदाय खत्म, एक भी जिंदा नहीं। उसके सामने काले ट्रेंच कोट, टोपी और काले चश्मे में लिपटा आदमी खड़ा था, सिर से पैर तक ढका हुआ। जलती धूप उसे छू भी नहीं रही थी। उसके आसपास एक निश्चित दायरे में अजीब आभा थी। लगता था उसके एक शब्द से कोई भी हड्डी हड्डी चूर हो जाए। एल्डर जमीन पर घुटनों पर था, रिपोर्ट खत्म करके उठने या नजर उठाने की हिम्मत नहीं। खामोशी इतनी गहरी की हवा की सरसराहट और खून की महक सुनाई दे रही थी। सब शांत, लेकिन उस शांति के नीचे ज्वालामुखी फटने को तैयार था। गुप्त घाटी, तमस संप्रदाय, सब खत्म। रणवीर रायचंद। लंबे वक्त बाद रहस्यमयी आदमी ने आखिर बोला, आवाज रुक रुक कर, ठंडी और मशीनी सी। आसपास कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सब चुपचाप साथ खड़े थे। चलो, आखिर उस आदमी ने मुड़कर चल दिया। उसके साथी हैरान नजरें बदल रहे थे, लेकिन सवाल करने की हिम्मत नहीं, जल्दी से पीछे दौड़े। तमस संप्रदाय के खंडहरों पर फिर खामोशी छा गई। इतिहास की किताब में एक पन्ना हमेशा के लिए पलट गया। मधुपुर, उदयगिरी। उदयगिरी लौटकर रणवीर रायचंद का पहला पड़ाव अस्पताल था, विक्रम की हालत देखने। मध्य प्रांत जाकर तमस संप्रदाय मिटाने में मुश्किल से आधा दिन लगा था, लेकिन वह चैन से नहीं बैठ सकता था। हालत जानने के बाद उसने फोन करके होटल का चेकआउट करवा लिया और स्टाफ से पूछा। रोशनी याज्ञिक उस दिन ही चेकआउट कर चुकी थी। उसने अंदाजा लगाया कि उसके मैसेज के थोड़ी देर बाद वे कैंपस लौट गई होंगी। मधुपुर में हर दुश्मन कुचल चुका था, रोशनी याज्ञिक सुरक्षित होंगी। उसने फोन नहीं किया, सीधे अपनी किराए की हवेली लौट गया। ठाकुर ग्रुप, रक्तचंद्र, गुप्त घाटी, तमस संप्रदाय, सब खत्म। बाकी सिर्फ देवलोक बचा था, लेकिन वो इस सफर के दायरे से बाहर था। हर दुश्मन को साफ करके अब दूसरा काम करने का वक्त था, मुख्य भूमि पर रायली की हर साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकना। मधुपुर आने से पहले यही उसका प्लान था। अब तो रायली कैपिटल के स्थानीय साझेदारों को भी मार चुका था, अब उसकी राजधानी नेटवर्क पर हमला करने का वक्त। उसने पहले विक्रम को आर्यावर्त में रायली के निवेश की सारी जानकारी इकट्ठा करने का काम दिया था, अब वो उसके पास थी। जाल बहुत उलझा हुआ था, एक झटके में उखाड़ने के लिए रुद्रधाम अकेला काफी नहीं, ये उनकी विशेषता नहीं थी। सोच विचार के बाद उसने दिल्ली मुख्यालय को फोन किया और पहली लाइन यही कही, मैंने गुप्त घाटी को मिटा दिया और भीष्म ओबरॉय मर चुका है। ये एक वाक्य सुनकर दिल्ली मुख्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। भीष्म ओबरॉय और गुप्त घाटी लंबे समय से अस्थिरता के कारक थे, जिन्हें दिल्ली मुख्यालय खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐतिहासिक कारणों से हाथ नहीं उठा पाया था। इस बार रणवीर रायचंद ने उनके लिए हर रुकावट साफ कर दी। सबसे बड़ा अधिकारी इतना खुश हुआ कि फोन पर ही प्रशंसा की। रणवीर रायचंद, तुम सचमुच आर्यावर्त के रक्षक देवता हो। एक बार फिर बड़ा खतरा हटाकर देश की रक्षा की। रणवीर रायचंद ने मन में बड़बड़ाना चाहा कि उनकी खुफिया जानकारी इतनी खराब थी कि 1 लाख शाही रक्षकों ने ही उसे लगभग मार डाला था, लेकिन चुप रहा। बहुत बातें मत करो, विदेशी ताकतें साम्राज्य के हर कोने में घुस आई हैं, उन्हें निपटाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, दिल्ली मुख्यालय तुम्हारा पूरा साथ देगा। इस आश्वासन के साथ रणवीर रायचंद ने अपनी पूरी योजना बता दी। रायली कैपिटल को कुचलना उसकी निजी बदला भी था और साम्राज्य की सुरक्षा भी। दिल्ली मुख्यालय ने तुरंत हामी भरी। सबसे बड़ा अधिकारी ने फिर धन्यवाद कहा, ऐसा सम्मान बाहर वाले शायद ही कल्पना कर सकें। फोन रखते ही रणवीर रायचंद ने राहत की सांस ली। अब सिर्फ दिल्ली मुख्यालय को आगे आना है, रुद्रधाम छाया में सहयोग करेगा और नतीजों का इंतजार। जो अभी भी चिंता थी वो विक्रम की चोटें। करण जड़ी बूटियां ढूंढने गया था, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थीं। रणवीर रायचंद को यकीन नहीं था कि जल्दी मिल जाएंगी। अगर देर हुई तो उसे रुद्रधाम और छाया संप्रदाय को साथ लगाकर ढूंढना होगा, लेकिन रणनीतिक नजरिए से अभी नहीं कर सकता, कहीं दूसरी व्यवस्थाएं बिगड़ न जाएं। जैसे बहन राशि को ढूंढना, देवलोक पर नजर रखना, आकाश को कालनगर भेजकर दूसरी रायचंद मणि की खबर लेना और दादाजी की दूसरी यात्रा में वहां क्या हुआ ये जानना, सब जरूरी थे, लेकिन मजबूरी में छोड़ देगा। विक्रम की जान दांव पर थी और खो नहीं सकता। एक दिन बाद पूरे आर्यावर्त में गुप्त कार्रवाइयां शुरू हो गईं। रायली कैपिटल की अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई। दिल्ली मुख्यालय ने विशेष टास्क फोर्स बनाई सिर्फ इसी के लिए। रुद्रधाम ने छाया में रायली के योद्धाओं को साफ किया। रायली कैपिटल का पूरा मुख्य भूमि नेटवर्क रातों रात उखड़ गया। हर दिन नई खबरें आतीं। कौन सा उद्योग बंद हुआ, किसे गिरफ्तार किया गया, किसकी अचानक मौत हो गई।